हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इंटरेस्टिंग सीडीएमओ बिजनेसेस को जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जब मैं सीडीएमओ सेक्टर की बात करता हूँ ना तो इस सेक्टर के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड देखने मिल रही है। क्योंकि जब मैं फार्मा कंपनीज की बात करता हूँ तो फार्मा कंपनीज अपनी सप्लाई चेन जो है इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। मैक्सिमम फार्मा कंपनीज की सप्लाई चेन अगर आप देखोगे तो वो चाइना के तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस रीजन से हमें पूरे सीडीएमओ इंडस्ट्री के अंदर जो है इंडिया प्लस वन का ट्रेंड देखने मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि चीजें जो है इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी बनाती है हमारी इंडियन सीडीएमओ कंपनीज के लिए। फिर इसके साथ साथ इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो आपको स्किल्ड लेबर भी मिल जाता है और कंपैरेटिवली चीपर रेट पे मिलता है। तो इस रीजन से भी जो है आपकी सीडीएमओ कंपनी शिफ्ट हो रही है। और एक रिस्क हो जाता है आपका आईपी का रिस्क। तो जैसे कि जो बड़े बड़े इनोवेटर सीडीएमओ कंपनीज होते हैं वहां पे अगर आप देखोगे तो वो यूजुअली चाइना के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो चाइना के अंदर अगर हर एक फार्मा कंपनी सिर्फ चाइना के साथ ही काम करेगी तो जो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो रिस्क होता है वो जो है चाइना के पास ही होगा, चाइना के पास ही पूरा राइट होगा। तो आगे जाकर ये उन कंपनीज पे रिस्क हो सकता है। तो ये आईपी रिस्क रिड्यूस करने के लिए जो है वो चीजें धीरे धीरे जो है इंडिया की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ अगेन उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ना उसका यहाँ वहाँ यूज होने का जो यूजेज है वो कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिले। क्योंकि चाइना के अंदर इन कंपनीज को सिक्योरिटी रीजंस भी जो है, सिक्योरिटी इश्यूज भी जो है बहुत ज्यादा देखने मिल रहे थे। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ा टेलविंड बनकर आता है सीडीएमओ सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर कि यार सेक्टर का जो साइज है ना अभी भी इंडिया के अंदर बहुत छोटा है। मतलब चाइना के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है वुशी। अब ये वुशी का जितना साइज है ना उतना साइज हमारे इंडिया के सीडीएमओ सेक्टर का है। तो मतलब अभी तक इंडिया के अंदर ये सीडीएमओ सेक्टर को स्केल करने के लिए जो है ना बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है। अब ये सीडीएमओ सेक्टर के ऊपर मैंने बहुत बार डिटेल वीडियो जो है आप लोगों के साथ कवर किया हुआ है, चैनल पे भी कवर किया हुआ है हमने। इसके साथ साथ ट्विटर पे भी कवर किया हुआ है। तो वो वीडियोस जो है आई वुड सजेस्ट कि आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि सीडीएमओ होता क्या है। अब सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े फार्मा इनोवेटर कंपनीज होती है ना वो क्या करती है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उन्हें मैन्युफैक्चर करने होते हैं वो खुद नहीं करते। वो आपके दूसरे प्लेयर्स को दे देते हैं जिनकी इस सेगमेंट के अंदर जो है एक्सपर्टीज है। और वो मैन्युफैक्चर करके जो है वो मॉलिक्यूल्स बना के जो है उन्हें दे देते हैं। अब ये सीडीएमओ कंपनीज दो टाइप की कंपनीज होती है, एक सीडीएमओ जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है और एक होता है सीआरडीएमओ जो कि आपके रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अंदर ये कंपनी जो है काम करती है। और ओवरऑल जब मैं सीडीएमओ सेक्टर की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी बनकर आती है ना वो है लॉरस लैब्स। लेकिन लॉरस लैब्स अभी आज के डेट पे 55,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी का जो है बहुत ज्यादा साइज है। और लॉरस लैब्स में चीजें क्या चेंज हो रही है कि इन्होंने पूरा केपेक्स कर रखा था आपके सीडीएमओ के लिए। और सीडीएमओ का केपेक्स करने के बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे लाइव आनी स्टार्ट हो जाएगी सीडीएमओ के लिए। अब इसके पहले हम आगे बढ़े ना आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से 4999 होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर। और फिर इस मास्टर क्लास पे जो है मैं सेकंड प्राइस हाइक भी लेने वाला हूँ। तो इसका प्राइस जैन के अंदर अगर आप देखोगे तो 5999 हो जाएगा। इसके पहले जीरो टू हीरो का प्राइस इंक्रीज हो जाए आप लोग जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो। और मैं इसका प्राइस क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना बॉस आपको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मिलती है। और ये मास्टर क्लास जो है ना इतना कम प्राइस जो है डिजर्व नहीं करती है। तो इसलिए इसका लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का भी प्राइस जो है ना 1499 से 1999 होने वाला है। तो अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये दोनों मास्टर क्लास को जो है जल्दी से जल्दी ले लो, नहीं तो बाद में जो है आपको हाईयर प्राइस पे रजिस्टर करना पड़ेगा दिसंबर के मंथ के अंदर। इन कमिंग डेज ही जो है मैं इसका प्राइस इंक्रीज करने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉरस के अंदर क्या हो रहा है कि इनका जो सीडीएमओ का मिक्स है ना वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा आगे जाकर जैसे जैसे कैपेसिटी लाइव होगी। तो यहाँ पे हमें इनके मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो आपका सीडीएमओ सेगमेंट की जब मैं बात करता हूँ ना तो ये जो है ना बहुत हाई मार्जिन सेगमेंट है। तो जो दो कंपनीज मुझे सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर इंटरेस्टिंग लग रही है ना, अब जो पहली कंपनी जो बनकर आती है उसका नाम है अमी ऑर्गेनिक्स, दैट इज अभी करंटली कंपनी का नाम हो चुका है अक्यूटास केमिकल। तो जब मैं अक्यूटास केमिकल की बात करूँ ना तो ये कंपनी जो है ना दो सेगमेंट के अंदर काम करती है। एक है इनका फार्मा इंटरमीडियरीज वाला सेगमेंट और दूसरा है एडवांस इंटरमीडियरीज वाला सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर आप अक्यूटास के नंबर देखोगे तो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे Q1 के अंदर इन्होंने 17% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें कंपनी के मार्जिन जो है ना इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यही कंपनी जो है एक टाइम पे 14-15% का EBITDA मार्जिन कमाती थी, आज के डेट पे अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो 31% के आसपास इंक्रीज हो गए।
क्यों? क्योंकि इनके रेवेन्यू मिक्स के अंदर इनका जो सीडीएमओ का शेयर है ना वो इंक्रीज होते जा रहा है, और सीडीएमओ कंपैरेटिवली आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट मार्जिन पे आता है। तो जैसे-जैसे सीडीएमओ का शेयर कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर इंक्रीज होगा, उस तरीके से कंपनी की अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। और इस रीजन से जब मैं एक्यूटास की बात करूं तो हमें यहाँ सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो कंपनी की अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो वही 65%, 35% के आसपास है। बट यहाँ पे जब आप पैट ग्रोथ देखोगे ना कंपनी की, तो ओवर 100% की पैट ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रही है, क्योंकि अगेन इनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है कंपनी के लिए। अब जब मैं सेगमेंट की बात करूं तो इनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है ना इनके एडवांस इंटरमीडिएट्स वाले जो बिजनेस है ना वहां पे हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। और फिर उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स वाला जो बिजनेस है इनका, वहां पे हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन्स वाइज़ भी जो है, आपके फार्मा बिज़नेस के अंदर जो है कंपैरेटिवली हायर मार्जिन्स बनकर आते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू आपके स्पेशलिटी केमिकल वाला बिज़नेस। जब मैं अमी ऑर्गेनिक्स की बात करूँ तो इन्होंने क्या किया था, पहले ये कंपनी जो है ना सिर्फ़ फार्मा सेगमेंट के अंदर थी। फिर इसके बाद इनका प्रोडक्ट मिक्स डाइवर्सिफ़िकेशन अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट मिक्स इनका फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड हो गया था। तो इससे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डाइवर्सिफ़ाई किया और यहाँ पे इन्होंने बाबा फाइन केमिकल्स नाम की एक कंपनी को जो है एक्वायर किया 2023 में, जिससे ये लोग आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो है एंटर करने वाले। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने अंकलेश्वर के अंदर इनकी नई फैसिलिटी भी स्टार्ट की, और यहाँ पे 2022 के अंदर अगर आप देखोगे, तो ये लोग बैटरी केमिकल्स के अंदर एंटर किए, जहाँ पे इन्होंने एक सब्सिडियरी के अंदर स्टार्ट किया अमी ऑर्गेनिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पे। तो ये बनकर आती है बात। तो अभी कंपनी 2 सेगमेंट के अंदर है, एपीआई और दूसरा है आपका स्पेशलिटी केमिकल्स वाला। तो एपीआई के अंदर पिछले 5 सालों से अगर आप देखोगे तो कंपनी के 550 प्लस प्रोडक्ट्स के आसपास जो हमें देखने मिलते हैं, जहाँ पे ये लोग ओवर 17 प्लस थेरेपेटिक एरियाज के अंदर जो है काम करते हैं। और मैक्सिमम ये कंपनी अगर आप देखोगे तो 95% इनके जो रेवेन्यूज है वो क्रोनिक थेरेपी पे फोकस है। अब डिसीजेस जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रोनिक और दूसरा वाला जो होता है, अब क्रोनिक डिसीज क्या होता है कि क्रोनिक डिसीज जो है ये कंटिन्यूअस डिसीज होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अस्थमा। अब अस्थमा जो है एक क्रोनिक डिसीज है। अब इसके लिए जो है ना आपको कंटिन्यूअस मेडिसिन लेनी पड़ती है, और वही मैं अगर आपको हेडेक से कंपेयर करूं तो यार अगर आपको हेडेक हो रहा है आप एक बार मेडिसिन ले लोगे बस हेडेक चला जाएगा। ये आपको अस्थमा के केस में नहीं देखने मिलता है। तो ये क्रोनिक सेगमेंट के अंदर, हालांकि ये बहुत सैड रियलिटी है, लेकिन क्रोनिक सेगमेंट के अंदर ये फार्मा कंपनीज के मार्जिन जो है ना हाईएस्ट होते हैं। तो इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये लोग क्रोनिक सेगमेंट के अंदर ही काम करें, और यहाँ पे आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलती है। फिर इसके साथ-साथ कंपनी जो है प्रॉपर्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। स्पेशलिटी केमिकल्स वाले सेगमेंट की बात करूँ, तो ये लोग आपके पैराबीन्स और पैराबीन फॉर्मुलेशन के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे ये लोग आपके मिथाइल सैलिसाइलेट जैसे केमिकल्स के अंदर है। फिर इसके साथ-साथ सेमीकंडक्टर केमिकल्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ से हमें एज़ ऑफ नाउ अम्मी के केस में, दैट इज़ एक्यूटास के केस में जो है, इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं देखने मिल रहे। आगे जाकर जो है हमें यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट से आते हैं। इनके अबाउट 600 कस्टमर्स के आसपास बनकर आते हैं, और ये लोग 555 कंट्रीज के आसपास जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो एक्सपोर्ट से कंपनी के जो रेवेन्यूज है ना वो हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने मिले। जब मैं 2020 की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी के सिर्फ 46% ऑफ रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आते हुए देखने मिलते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू FY25, कंपनी के अबाउट 74% ऑफ रेवेन्यू, मतलब लगभग 75% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के एक्सपोर्ट से देखने मिलते हैं। तो मैक्सिमम इनके रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से ही आते हैं। और ये कौन से क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जब मैं फार्मा बिजनेस की बात करता हूँ ना तो ये लोग 2 टाइप के क्लाइंट के साथ काम करते हैं। पहला एक बनकर आता है आपका जेनेरिक कैटेगरी, और दूसरा बनकर आता है इनोवेटर कैटेगरी। तो जेनेरिक के अंदर ये आपका सिप्ला, सन फार्मा, जाइडस, लॉरस लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारी कंपनी इसके अंदर जो है काम करते हैं। एज ऑफ नाउ जब मैं जेनरिक फार्मा कंपनीज की बात करूं तो जेनरिक के अंदर जो है ना हमें कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो अगर आप डॉक्टर रेड्डीज का जेनरिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का प्राइस देखोगे तो हमें वहां पे प्राइस इरोशन देखने मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो जेनरिक कंपनीज के अंदर से हमें एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। इनोवेटर कंपनी के अंदर ये लोग परमियन और आपके बायर जैसी कंपनीज के साथ जो है काम करते हैं। अब जब मैं मार्जिन की बात करूं तो आपके इनोवेटर कंपनीज के साथ जब ये काम करते हैं ना, इसके मार्जिन जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं, और जेनरिक बिजनेसेस के अंदर इनके कंपैरेटिवली जो है लोअर मार्जिन होते हैं। फिर इसके साथ साथ ये इनके स्पेशलिटी केमिकल्स के क्लाइंट अगर हम देखें तो बायर अगेन इनका स्पेशलिटी केमिकल का क्लाइंट है। हिमालय के साथ ये लोग काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ शैरोन लैबोरेटरी जैसे कंपनीज के साथ जो है काम करते हैं। तो इनके क्लाइंट मिक्स में आपको ये देखना है
कि जेनरिक और इनोवेटर कितने हायर द मिक्स ऑफ इनोवेटर, उतने ज्यादा मार्जिन जो है हमें कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ इनको फर्मियन से जो है सीडीएमओ के लिए अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इस रीजन से हमें इनका सीडीएमओ वाला जो डिवीजन है ना वो रैंप अप होते हुए भी देखने मिल रहा है। तो कंपनी की जो है 4 मेन फैसिलिटीज के आसपास बनकर आती है। इनकी 3 फैसिलिटी जो है गुजरात के अंदर ही लोकेटेड है, और एक फैसिलिटी जो है ना यूपी के अंदर लोकेटेड है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप कोई भी सीडीएमओ कंपनी आप ट्रैक कर रहे हो, कोई भी केमिकल सेक्टर के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर कंपनी आप ट्रैक कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इनका आर&डी के अंदर एक्सपेंडिचर कितना है। तो जब मैं अमी के केस में बात करूँ तो दैट इज अक्यूटास के केस में, तो यहाँ पे हमें इनका आर&डी का आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ भी देखने मिला है, और एज ऑफ नाउ ये 1.7% ऑफ आपका रेवेन्यू है। तो यहाँ पे 168 के आसपास जो है 168 मिलियन, दैट इज 16.8 करोड़ के आसपास जो है इनका आर&डी एक्सपेंडिचर बनकर आता है। और ये लोग जो है कंपनी अगर आप देखोगे तो पूरा की पूरा जो है कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। अब हम जो है इनके बिज़नेसेस के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमें एपीआई वाले डिवीज़न से देखने मिलते हैं। अब एपीआई वाले डिवीज़न के अंदर अगेन इनके 3 वर्टिकल्स है। पहला है इमर्जिंग मार्केट वाला बिज़नेस, दूसरा है रेगुलेटरी मार्केट वाला बिज़नेस, और जो थर्ड बिज़नेस है वो है सीडीएमओ वाला। तो इमर्जिंग मार्केट से कंपनी के अप्रॉक्सिमेटली 50% ऑफ रेवेन्यूज़ हमें देखने मिलते हैं। रेगुलेटरी वाले से 40% ऑफ रेवेन्यूज़ हमें देखने मिलते हैं। और जब मैं सीडीएमओ से बात करूँ तो कंपनी ये वाला डिवीज़न जो है ना धीरे-धीरे स्केल कर रही है। तो मैं Q4 FY25 की बात करूँ आज से 6 मंथ्स बैक, तो यहाँ पे कंपनी के 3% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें सीडीएमओ से देखने मिल रहे थे, जो कि एज़ ऑफ नाउ हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिल रहा है। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर है ना मैक्सिमम आपके जेनेरिक प्लेयर्स के अंदर काम करते हैं, मतलब, और रेगुलेटरी मार्केट के अंदर ये लोग आपके इनोवेटर्स के साथ काम करते हैं। तो रेगुलेटरी मार्केट के अंदर कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं ना वो जो है कंपैरेटिवली थोड़े हायर साइड पे होते हैं एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट वाला बिजनेस, और सीडीएमओ में कंपनी के हाईएस्ट मार्जिन्स होते हैं। तो जैसे सीडीएमओ का शेयर इंक्रीज होगा ना, ओवरऑल हमें कंपनी के मार्जिन्स भी जो है ना बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं, जो कि हमें नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगेन इनका जो केमिकल वाला बिजनेस है ना वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वहाँ पे अगेन ग्रोथ फैक्टर जो है मैं कहीं न कहीं बोलूँगा मिसिंग है। जब मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपकी ग्लोबल एपीआई मार्केट जो है ना एक्सपेक्टेड है कि 2023 से लेके 2028 तक 6.5% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेगा। और आपका फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरीज वाला जो मार्केट है ना 6.2% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो करेगा ग्लोबली। और ऑन्कोलॉजी के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है। आप जब हॉस्पिटल कंपनीज़ को भी ट्रैक करोगे ना, आप देखोगे ऑन्कोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है ना जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी का Q2 FY26 का पीपीटी, और यहाँ पे हम जो है कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर जो है ट्रैक क्या करना है। तो क्या चेकलिस्ट होती है जो कि हमें सीडीएमओ कंपनीज़ के लिए यूज़ करनी होती है। आप लोगों को पता होगा तो डिफरेंट सेक्टर की जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें जो है फॉलो करनी होती है, और उन सेक्टर्स के अंदर जो है वो चेकलिस्ट यूज़ कर जो है हमें उन सेक्टर्स को ट्रैक करना होता है। तो अगर आप ज़ीरो टू हीरो के अंदर देखोगे ना तो मैंने जो है आपको प्रॉपरली हर एक सेक्टर का चेकलिस्ट बताया हुआ है। जहाँ से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ज़ीरो टू हीरो देखने के बाद जो है ना आप कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी को जो है ट्रैक कर सकते हो। तो ये हमने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना ज़ीरो टू हीरो के अंदर बात की हुई है। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस डिफरेंट सेक्टर के लिए किस तरीके से करते हैं, वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो वैल्यूएशन के ऊपर 3 आवर्स का लेक्चर है। और सेक्टर चेकलिस्ट पे जो है हमने कम से कम 6 आवर्स के आसपास डिस्कशन किया हुआ है। तो टोटल आई वुड सजेस्ट कि ज़ीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपको मार्केट के अंदर सीखना है ना बॉस, अभी जो है आप देखोगे तो बेयर मार्केट आ रहा है। हमें जो है चीज़ें सस्टेन भी नहीं हो रही है बेयर मार्केट के अंदर, और मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि अब कमिंग 6 मंथ्स के अंदर जो है ना हमें बुल मार्केट देखने मिल सकता है। तो बुल मार्केट आने के पहले ये सही टाइम होता है कि आप इन कंपनीज़ को जो है नई-नई कंपनीज़ को नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है मार्केट के अंदर ढूँढो, ताकि आप बुल मार्केट का जो है पूरा की पूरा बेनिफिट उठा सको। तो ये सही टाइम है मैक्सिमम कंपनीज़ को रीड करना और मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटी जो है मार्केट के अंदर ढूँढना। तो अब ये आपके ऊपर है कि क्या आपको पूरा बुल मार्केट वेस्ट करना है या फिर दोनों मास्टर क्लास जो है लेनी है और मार्केट के अंदर जो है आप लोगों को पैसा बनाना है। तो दोनों का लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर है, और ये 5000 रुपीज़ का कोर्स है। दोनों अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यू जो है लैक्स के अंदर है, और इस रीज़न से मैं इसका प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता रहता हूँ। तो जल्द से जल्द प्राइस हाइक होने के पहले रजिस्टर कर लेना। तो इसके बाद हम जो है आपके अक्यूटास केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो अभी Q2 के अंदर कंपनी के नंबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे आप एडवांस इंटरमीडिएरीज वाले बिज़नेस के अंदर देखोगे तो 27% का वाई-ओ-वाई ग्रोथ देखने मिला। स्पेशलिटी के अंदर 7% का ग्रोथ देखने मिला। और मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि जो मेन ग्रोथ है ना इनका फार्मास्यूटिकल वाले डिवीजन से आ रहा है, ड्यू टू इनका सीडीएमओ वाला बिज़नेस जो है हमें रैंप अप होते हुए देखने मिल रहा है। स्पेशलिटी वाला जो डिवीजन है वो बिज़नेस जो है हमें थोड़ा स्लोली ग्रो होता हुआ देखने मिल रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो पिछले साल कंपनी 19.8% का एबिटा मार्जिन कमाती थी, आज के डेट पे ये लोग 31% का एबिटा मार्जिन कमा रहे हैं। और मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये लोग आराम से 28 से 30% के आसपास के एबिटा मार्जिन जो है क्लियरली बना सकते हैं FY26 के अंदर। तो मार्जिन का जो गाइडेंस है ना, इन्होंने FY20 Q4 FY25 के आसपास जो है इंक्रीज करा था। तो इधर ओवरऑल इस रीजन से जो है ना, हमें कंपनी के अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग है। फिर इसके साथ साथ जब मैं वर्टिकल वाइज बात करूं तो फार्मा वर्टिकल से अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो अबाउट 83% ऑफ रेवेन्यूज फार्मा वर्टिकल से ही आते हैं। 17% रेवेन्यूज जो है इनके स्पेशलिटी केमिकल से आते हैं, जो कि हमें आगे जाकर जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे, जैसे इस वर्टिकल जो है हमें कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ने कंपनी के मैनेजमेंट ने इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर क्या बोला है, तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि मेन ग्रोथ अभी जो है ना सीडीएमओ वाले बिजनेस से आ रही है। फिर इसके साथ साथ बैटरी केमिकल वाला जो इनका डिवीजन है ना, वहां से जो है ना ये डिवीजन Q4 FY26 तक एक्सपेक्टेड है कि कमर्शियलाइज होगा। तो वहां पे भी हमें जो है ग्रोथ आते हुए देखने मिल सकती है FY27 के बाद से। फिर ये लोग आपके सेमीकंडक्टर केमिकल्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर केमिकल्स में काम करना इतना ईजी नहीं होता है, इसमें आपके पास एक एंट्री मोड होता है, क्योंकि कल को कोई भी जाके ये सेमीकंडक्टर केमिकल्स के अंदर जो है काम नहीं कर सकता। हम लोगों ने स्टैलियन के केस में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको अप्रूवल लेने पड़ता है आपके क्लाइंट से, और फिर आपका क्लाइंट जो है जिन लोगों को वो सप्लाई करते हैं, जैसे कि फाउंड्री है, जैसे कि टीएसएमसी, तो टीएसएमसी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उनको एनवीडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम इनके केमिकल यूज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जाना इतना सिंपल नहीं होता है। फिर इसके साथ साथ कंपनी ने FY26 के लिए अगर आप देखोगे तो 25% का जो है टॉप लाइन गाइडेंस देकर रखा है। अब अमी ऑर्गेनिक्स ने क्या किया था कि पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने 25% का टॉप लाइन गाइडेंस दिया था, और फिर उसके बाद 25 से इन्होंने उसे 30% पे इंक्रीज किया, 30% पे 35% पे इंक्रीज किया, क्योंकि इनका सीडीएमओ वाला डिवीजन जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और अगेन इनको एक सीडीएमओ वाला क्लाइंट था इनका फर्मियन, जहां से अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही थी और अभी भी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया हुआ है कि इस बार गाइडेंस जो है 25% ही रहेगा, और अभी तक जो है ना हमें मैनेजमेंट इंक्रीज करता हुआ गाइडेंस नहीं देखने मिला है। लेकिन जब मैं अमी ऑर्गेनिक्स के केस में बात करता हूँ तो इनका सबसे अच्छा बिजनेस जो है Q4 के अंदर होता है, फिर उसके बाद Q3 के अंदर होता है, फिर Q2 होता है, और फिर Q1 होता है। तो Q1 और Q2 दैट इज H1 यूजुअली इनके लिए जो है लीन क्वार्टर होते हैं। और जब मैं H2 की बात करता हूँ तो ये वाला जो हाफ ईयर होता है ना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं, मैक्सिमम टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकते हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकती है। तो अगर डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग रहा ना तो हमें Q3 के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि मैनेजमेंट गाइडेंस इंक्रीज भी कर दे, जो कि एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है मार्केट के लिए। और अगर ये होता है तो अगेन मार्केट अगर आप देखोगे तो स्टॉक को रिवॉर्ड भी करेगा। फिर एज ऑफ नाउ अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं। हाफ ईयरली भी अगर आप देखोगे, Q2 वाइज भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि इस बार इन्हें वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर भी जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला है। तो यहाँ पे 28 डेज से जो है आपका वर्किंग कैपिटल हमें फॉल होता हुआ देखने मिला है, और मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि आपके वर्किंग कैपिटल डेज जो है ना 95 से 105 डेज के आसपास रहेंगे। फिर इसके साथ साथ अगेन कंपनी ने जो है 136 करोड़ के आसपास के कैश फ्लो जनरेट किए। अमी ऑर्गेनिक्स के केस में अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा कैश फ्लो बना लेते हैं, तो कैश फ्लो के अंदर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं फार्मा डिवीजन की बात करता हूँ तो अभी मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इनके कुछ सीडीएमओ के अंदर जो है वैलिडेशन बैचेस चल रहे हैं, जो कि एज ऑफ नाउ जो है डिस्पैच हो चुके हैं Q2 के अंदर। तो यहाँ से हमें आगे जाकर जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगर वहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है तो FY26 से जो है वो कमर्शियल भी हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या चीज़ें जो है कमर्शियल हो रही है क्या। तो यहाँ पे जब मैं सीडीएमओ चेकलिस्ट के बारे में आप लोगों से बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सीडीएमओ चेकलिस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखनी है कि टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है क्या कंपनी के अंदर? पैट ग्रोथ आ रहा है क्या? क्या कंपनी का मार्जिन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं क्या? क्या मॉलिक्यूल्स इनके कमर्शियलाइज़ हो रहे हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज़ हो गए ना, उस पे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी के अंदर किस लेवल की ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है। जैसे हम डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑर्डर बुक ट्रैक करते हैं, सीडीएमओ के अंदर हमें इनके मॉलिक्यूल्स इन पाइपलाइन और मॉलिक्यूल्स बीइंग कमर्शियलाइज्ड, वो चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। अब जब मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज़ होते हैं तब रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलता है। तो ये आपको ट्रैक करना है। इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ का R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये भी चीज़ आपको ट्रैक करनी है। और ओवरऑल आपको ये भी देखना है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, प्रोडक्ट मिक्स कौन से डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जैसे कि बहुत सी कंपनीज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सी कंपनी सीडीएमओ वाले डिवीजन को मैक्सिमम ग्रो कर रही है। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जिस रीज़न से हमें कंपनी के मार्जिन जो है ना वो बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो ये भी जो है अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आ रही है इन कंपनीज़ के लिए।
फिर इसके साथ-साथ अगर हम कंपनी के फार्मा डिवीज़न के बारे में और बात करें तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि इनके जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है ना, उनको चर्न आउट कर रहे हैं और ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस रीज़न से जो है हमें कंपनी के मार्जिन्स भी जो है इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि हमने ग्रोथ का गाइडेंस इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि हम लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को जो है रिमूव कर रहे हैं। तो जब आप कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हो तो आपका रेवेन्यू ग्रो करने का जो पोटेंशियल होता है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने इनका जो 25% का जो गाइडेंस रखा है ना, वो मेंटेन रखा है और अगेन कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो मेरा जो है कंपनी से कोई कंप्लेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022 के अंदर जब मैं अक्यूटास केमिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमें मार्जिन्स के अंदर जो है थोड़ा बहुत इरोशन देखने मिला था, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर वॉलेटिलिटी होती है और इसके साथ-साथ एक तो सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिशन बनकर आता है चाइना। तो चाइना अगेन आपके सीडीएमओ के अंदर जो है डोमिनेट करता है, सोलार के अंदर भी अगर आप देखोगे तो चाइना जो है अगेन हमें डोमिनेट करता हुआ देखने मिलता है। तो जब चाइना के एंड से सप्लाई के तरफ प्रेशर आता है ना, तब आपके प्राइसेस जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है चेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि अभी ये लोग जो है चाइना से कॉम्पीट नहीं कर सकते, कोई भी इंडियन कंपनी जो है चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जो है कॉम्पीट नहीं कर सकती। दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। आई थिंक एक विष्णु केमिकल्स नाम की कंपनी है, जो कि चाइना में अगर आप बेरियम देखोगे, क्रोमियम देखोगे ना, उससे कंपैरेटिवली लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूसर है, तो वो एक कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि अभी जो प्राइसिंग सिनेरियो जो चाइना से इन इश्यू देखने मिल रहे थे ना पहले, वो जो है अभी स्टेबल हो चुका है। और Q4 FY25 से अगर आप देखोगे तो इस रीजन से हमें Q4 FY24 के आसपास से यहाँ पे बॉटम लाइन ग्रोथ भी जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। जब मैं स्पेशलिटी केमिकल वाले डिवीजन की बात करूँ कंपनी की, तो यहाँ पे एज़ ऑफ नाउ कंपनी के अंदर मेनली वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि इनके जो कमोडिटी केमिकल्स है ना, वहाँ से जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब मैनेजमेंट ने ये वाले डिवीजन के लिए 10 टू 15% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज़ ऑफ नाउ स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर इनके कौन से नए सेगमेंट्स आ रहे हैं। पहला जो सेगमेंट है वो बैटरी केमिकल्स का आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स के अंदर जो है ऐड कर रहे हैं। तो इसका केपेक्स जो है आपका झगाड़िया के अंदर आ रहा है। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये केपेक्स जो है ना थोड़ा डिले हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसका कंप्लीशन जो है हमें Q4 FY26 तक जो है देखने मिल सकता है। फिर इसके साथ-साथ यहाँ पे कंपनी जो है आपके विनाइल कार्बोनेट के अंदर काम करेगी और एफईसी नाम का एक केमिकल होता है जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट देखोगे तो मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इसका जो भी मार्केट बनकर आता है वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो डोमेस्टिक के अंदर जो है ये कहीं न कहीं, कहीं भी जो है सेल नहीं करने वाले। फिर इनका जो सेमीकंडक्टर वाला डिवीजन है, वहाँ से भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है FY27 के H2 से। तो FY26 के अंदर हमें इनके सेमीकंडक्टर डिवीजन से जो है बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलने वाली है। अब सेमीकंडक्टर केमिकल्स के लिए जो है इनके कस्टमर अगर आप देखोगे तो कोरिया, जापान और ताइवान के अंदर है। तो यहाँ पे ये लोग अगेन उनके कस्टमर के, अभी मैनेजमेंट को एक क्लियर कॉन कॉल के अंदर क्वेश्चन आया था कि क्या आप आपके सेमीकंडक्टर जिसके अंदर आप आपके क्लाइंट्स के अंदर काम कर रहे हो, तो इनका एक बहुत मेजर क्लाइंट है जिसका नाम है हेराइएस। तो ये इनका जो है एक कोर क्लाइंट है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि इन्होंने इसके साथ जेवी कर रखा है, लेकिन आगे जाकर ये इसको आउटपेस कर खुद वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर देंगे, इस पे मैनेजमेंट ने क्लियरली मना किया है। क्योंकि यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो आपका क्लाइंट का प्रोडक्ट रहता है उसका आईपी आपके पास आ जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आपके पास आ जाती है। लेकिन ये जो बिज़नेस होता है ना, ये पूरा ट्रस्ट पे चलता है। तो अगर कल को आप ऐसा सोचोगे कि यार मैं अपने क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है वो पूरा ले लूँगा और बाहर सेल आउट करना स्टार्ट कर दूँगा, तो हो सकता है कि आपको कभी जो है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी ना मिले, इनफैक्ट मिलेगा भी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस होता है ना, वो ट्रस्ट का बिज़नेस होता है, तो आप यहाँ आपके क्लाइंट को जो है आउटपेस नहीं कर सकते। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने कोरिया के अंदर एक जेवी कर रखी है जिसका नाम है इंडिकेम। तो इसमें 75% अक्यूटास ओन करता है और 25% इनका कोरियन पार्टनर ओन करता है, जो कि यहाँ पे आपका टेक की कैपेबिलिटी जो है कंपनी के पास लेकर आ रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना, वो H2 ऑफ FY27 से जो है हमें स्टार्ट होता हुआ देखने मिलेगा। केपेक्स की बात करूँ तो FY26 के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है केपेक्स के लिए 250 करोड़ के आसपास का जो है गाइडेंस दिया हुआ है। जहाँ 180 करोड़ आपके इलेक्ट्रो एडिटिव्स के प्लांट में जाएगा। आपका 30 करोड़ के आसपास जो है Q3 FY26 के अंदर जो इनका नया प्लांट कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे जा रहा है। और 40 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस केपेक्स रहने वाला है। एज़ ऑफ नाउ इनके फार्मा डिवीज़न के अंदर जो है इतना कोई केपेक्स चल नहीं रहा है।
तो इनका EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट ने इस बार वो भी इंक्रीज किया है, तो वो 28 से 30% के आसपास हो गया। पहले 26 से 28% के बीच में था। तो वो भी अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन रीज़न क्या बनकर आता है कि आपका सीडीएमओ वाला डिवीज़न जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रहा है, जिस रीज़न से मैनेजमेंट ने अगेन इंक्रीज़ किया है गाइडेंस। इनके लो मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है ये लोग रिमूव कर रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अगेन इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट भी किया था, तो इन्होंने क्या किया था, आपके इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ को सोलार पे शिफ्ट कर दिया था। तो बहुत सी कंपनीज़ के अंदर मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो सोलर अपने प्लांट पे लगा रही है। तो सोलर अपने प्लांट पे लगाएगी तो इनका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस होते जाता है और इन्हें सब्सिडीज भी मिलती है। तो ये इन कंपनीज के लिए जो है विन विन सिचुएशन होता है। तो ओवरऑल इस रीजन से जो है ना हमें कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं और मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि ये जो कंपनी के मार्जिन है एज ऑफ नाउ 28 से 30% के बीच में वो क्लियरली सस्टेनेबल है। तो जब मैं आपके सीडीएमओ वाले डिवीजन की बात करूं, तो इधर अगर आप देखोगे तो जब मैं मॉलिक्यूल्स इन पाइपलाइन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको सीडीएमओ के डिवीजन के अंदर जो है ट्रैक करना है। और मैनेजमेंट यहाँ पे सीडीएमओ वाले डिवीजन के अंदर आप एक ही कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ऐसे मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है, आपको मल्टीपल कस्टमर्स पे जो है डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाएगा, क्योंकि कल को उसका मॉलिक्यूल बिकना बंद हो जाता है या सेल होना बंद हो जाता है, तो आपके ऊपर जो है एक रिस्क आ सकता है। इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया हुआ है, जैसे कि Q4 FY25 के अंदर आई थिंक इनका सीडीएमओ का कंट्रीब्यूशन था 100 करोड़ के आसपास, जिसे ये 1000 करोड़ के आसपास लेके जाने वाले FY27 तक। तो इनके सीडीएमओ के रेवेन्यूज जो है हमें लगभग 10x के आसपास इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। 3x के अंदर 1000 करोड़ के रेवेन्यूज जो है हमें कंपनी के सीडीएमओ से देखने मिलेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि 2025 में ही कंपनी ने 1000 करोड़ का टॉप लाइन करा था। तो 1000 करोड़ के रेवेन्यूज हमें सिर्फ सीडीएमओ वाले डिवीजन से देखने मिलेंगे FY28 या 27 तक, जो कि एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कंपनी के बारे में। तो अमी ऑर्गेनिक्स ओवरऑल कंपनी यार बहुत इंटरेस्टिंग पाथवे पे चल रही है। यहाँ पे हमें टेलविंड्स भी बहुत देखने मिल रही है, नंबर भी जो है कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सीडीएमओ कंपनीज को जो है ना प्राइस टू सेल्स पे वैल्यू करो। तो जब मैं अमी ऑर्गेनिक्स को प्राइस टू सेल्स पे देखूँ, तो यार ये लोग जो है 12.8 के प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि यार चीप तो बिल्कुल नहीं है। फिर इसके साथ-साथ जब हम इसका प्राइस टू अर्निंग्स देखें, तो एज़ ऑफ नाउ कंपनी टीटीएम बेसिस पे 62 के पीई पे ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको कंपनी के अंदर जो है फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखनी है, जो कि आपको एक राइट पिक्चर देगा। तो जब मैं फॉरवर्ड बेसिस पे कंपनी को वैल्यू करूँ, तो यहाँ पे हमें क्लियरली हर एक क्वार्टर के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो हम ऐसा कंजर्वेटिव बेस पे अज़म्पशन ले सकते हैं कि यार इनका जो पैट है 160 करोड़ का, ये जो है हमें डबल होता हुआ देखने मिलेगा। इनफैक्ट मोर देन डबल होता हुआ देखने मिलेगा। पर स्टिल हम कंजर्वेटिव हो सकते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो पैट है वो 320 करोड़ के आसपास हम अज्यूम करते हैं FY26 के लिए। तो एज ऑफ नाउ कंपनी का फॉरवर्ड पीई क्या बनकर आता है? तो जब हम फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें तो कंपनी का 42 के आसपास का फॉरवर्ड पी बनकर आता है। और यहाँ पे हो सकता है अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा भी मिले तो इनका फॉरवर्ड पी जो है हमें कंपैरेटिवली चीपर देखने मिले। तो वैल्यूएशन वाइज जो है ना अगेन कंपनी जो है डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगेन वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से जो करते हैं ना, मैंने आपको जीरो टू हीरो के अंदर जो है ना बहुत डिटेल के अंदर समझा कर रखा है। तो अगर आपने जीरो टू हीरो नहीं लिया है ना अभी तक, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जल्द से जल्द जाओ और जीरो टू हीरो के लिए जो है रजिस्टर कर लेना, इसको मिस मत करना बिल्कुल। तो यही बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ-साथ मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना। ज़ीरो टू हीरो का प्राइस जो है 3499 से 4999 होने वाला है और फिर इसके बाद इसका जैन के अंदर प्राइस जो है 4999 से 5999 होने वाला है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइस जो है 1499 है, जो कि हमें 1999 पे इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा इन कमिंग डेज ओनली। तो दोनों के लिए जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो दैट्स इट। ऑन दिस नोट आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग।